इस देश में जातिवाद मनुवाद को अगर अब सबसे बड़ा हथियार है तो वो ईवीएम है। आपको बताऊंगा कैसे ईवीएम के खिलाफ अब एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है और लगभग राहुल गांधी और खड़गे ने तय कर लिया है कि वो ईवीएम के खिलाफ तीसरा बड़ा भारत यात्रा शुरू करेंगे। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां आज भी ओबीसी के लिए जगह नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र के चुनाव ने सबको झकझोर दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए हैं वो नतीजे पच नहीं रहे हैं। और सोचिए, ईवीएम के खिलाफ अब राहुल गांधी उस गांव में जाएंगे, महाराष्ट्र के उस गांव में जाएंगे जहां बैलेट पेपर से मॉक चुनाव कराने का ऐलान हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था। शरद पवार ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईवीएम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अगर सरकार बनी बीजेपी की तो जनता में खुशी होनी चाहिए थी, जैसे झारखंड में लोग खुश हैं और मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में चारों तरफ चुप्पी है, घनघोर चुप्पी। याद है 2019 बीजेपी की जीत पर, बम्पर जीत पर इसी तरह की चुप्पी थी। लेकिन 2024 में याद है जब यूपी में बीजेपी का सुपरा साफ हुआ, लगभग 43 सीटें सत्ता चली गई, तो एक जश्न का माहौल था। तो सवाल है कि महाराष्ट्र की जीत विपक्ष को पच नहीं रही है, वहां की जनता को नहीं पच रही है और ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर ईवीएम पर नजर डालें तो मैं आपको बार बार दोहराता हूं कि ईवीएम का कॉन्सेप्ट कांग्रेस लेकर आई, बीजेपी ने इसको पूरे देश में लागू कर दिया। उसके बाद बैक टू बैक 2 बार बीजेपी कांग्रेस चुनाव जीती, तब बीजेपी ईवीएम के खिलाफ थी। और उसके बाद अब 3 बार बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ है। बामसेफ एक संगठन है, SC ST OBC के जो ज्ञानी लोग हैं, जो बामसेफ में वो लोग SC ST OBC के काम करते हैं जो पॉलिटिकली और सोशली अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो फुले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत हैं और जो भारत के इतिहास को भी जानते हैं। वो लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भारत में कांग्रेस बीजेपी के साथ एक मौखिक गठबंधन है कि 10 साल आप राज करना, 15 साल आप राज करना, SC ST OBC दलों को आने ही नहीं देना है। उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो मायावती जी ने भी ईवीएम पर समय समय पर सवाल उठाए हैं। अब समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, लेकिन पहले कांग्रेस का सवर्न लीडरशिप हमेशा चुप रहता था, अब वो भी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा, सिर्फ सत्ताधारी दल के लोगों को लगने लगा है कि ईवीएम की वजह से बड़ा खेल हो रहा है और बड़े बड़े राज्य जीते जा रहे हैं। और छोटे राज्यों में ये नहीं कि झारखंड विपक्ष को जिता दो, वहां फेयर, छोटे छोटे राज्यों में फेयर चुनाव होते हैं ताकि अगर सत्ता पक्ष आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने तो संसद में कहा कि मैं 80 सीटें जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर ईवीएम नहीं होता तो हम 75 सीटें जीतते। तो ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है और ईवीएम में जब से वीवीपैट लगा है तब से वो और मारक हो गया। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। वो एलन मस्क जिसकी गाड़ी एक आई है, टेक्नोलॉजी का वो बादशाह, जिसकी एक कार आई है जो बिना ड्राइवर के चलती है। सोचिए, वो एलन मस्क जो सैटेलाइट लॉन्च करने में नासा से आगे निकल चुका है और जो सैटेलाइट लॉन्चर को वापस, जो पहले समुद्र में गिरता था उसको वापस वो फिर से अपने इक्विपमेंट में शामिल कर ले रहा है। मतलब तकनीक का मास्टर, जो दिल्ली से अमेरिका की दूरी सिर्फ आधे घंटे में सफर तय करा सकता है, वो एक मास्टर। तो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जो नासा से आगे बढ़ चुका है, वो कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग इसको नहीं मानता है और इसी वजह से भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में है। और अब कोई भी दल ऐसा नहीं है, विपक्षी दल बिसाइड्स द बीजेपी को छोड़कर और चुनाव आयोग को छोड़कर, जो ईवीएम के साथ खड़ा हो। तो ईवीएम को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं
और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने ऐलान किया था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कि हम एक भारत यात्रा निकालेंगे ईवीएम के खिलाफ। तो ईवीएम के खिलाफ लगातार जो है वो संघर्ष बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच सोचिए जातिवाद मनुवाद अपना किस तरह से काम करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश की राजधानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम है, रसूख है। वहां पर हिंदी विभाग में आज भी ओबीसी के एक प्रोफेसर नहीं है। अभी 2 सीटें थी, 3 सीटें थी, उनको एनएफएस कर दिया गया। 2 सीटों को कहा गया नॉट फाउंड सुटेबल। लोग कह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मणवाद है, जातिवाद है, मनुवाद है, उसकी वजह से है। लेकिन सोचिए आज संसद में इसकी बात उठ सकती है, गूंज हो सकती है। सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी के सांसद, बहुजन सांसद और खासकर ओबीसी के लोग जिनकी संख्या एससी एसटी ओबीसी की संसद में 50% हो गई है, क्या वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए जागरूक नहीं है? और क्या ये इन मुद्दों को नहीं उठाते? वो सारे सवाल हैं जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अनुप्रिया पटेल, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, राजभर, निषाद, जो तमाम ओबीसी के सत्ता पक्ष या विपक्ष में हैं, स्टालिन, सबसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके सांसद तैयार हैं कि आखिर आपके समाज की नौकरियां क्यों जा रही है? मैं फिर कह रहा हूं, आपके समाज का या जाति का नेता होना तभी लाभप्रद है जब वो समाज के और जाति के मुद्दों पर बात करना भी शुरू करें, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे तबका को बोलना पड़ेगा। इसी बीच एक खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के नाम से जो एक ट्विटर हैंडल चलता है, उनको बीजेपी की नेता जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था, उसके बाद उनके घर पुलिस गई है। तो आज कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पा रंजीता, इनकी तस्वीर को गौर से देखिए, बहुजन समाज के बड़े डायरेक्टर हैं और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर फिल्में बनाते हैं। सरपट्टा इनकी ही फिल्म थी और ये बिरसा मुंडा पर भी फिल्म बना रहे हैं। तो आज इनकी जन्म जयंती है, लोग इनको बधाई दे रहे हैं। वही सोनिया गांधी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोचिए जो लोग सोनिया गांधी को विदेशी कहते हैं, आज प्रधानमंत्री हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, सब उनको बधाई दे रहे हैं। एक महिला के तौर पर उनका बहुत सम्मान है, वो भारत की प्रतिष्ठा है, विदेशी बहू हैं तो उनका सम्मान और होना चाहिए। और इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज शेखर यादव कल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए। जज साहब ने कहा, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि भारत अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। काश जज साहब एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर भी बात करते। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और ये है सूर्या समाजवादी ऋचा राजपूत द्वारा की गई एफआईआर में आज रात 3 बजे मेरे घर पर 2 दरोगा के साथ करीब 8 पुलिसकर्मी आए थे। उन्होंने ये कहा है, इनके ट्विटर को बताइए। और प्रियंका गांधी संसद बनी तो उनके सम्मान में गाय काट दी गई। ये बात कहने वाले हैं वो बाबा हैं जो पहले भी मुलायम सिंह यादव, कांसीराम साहब को बद्दुआ दे चुके हैं और ये आरक्षण विरोधी भी हैं। और मायावती जी ने बधाई दी है सोनिया गांधी जी को। और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 12 पद थे, ओबीसी के 2 पद, उन्हें भी एनएफएस कर दिया गया। तो सोचिए आपकी नौकरियां छीनी जा रही है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, एक पुलिस अधिकारी हैं जिनके गाड़ी पर लाल बत्ती लगी है, वो डंडा लेकर आते हैं, ट्रक ड्राइवर भी उनको उसी की भाषा में जवाब देता है। तो ये देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए। तो ड्यू का प्रचंड ब्राह्मणवाद, प्रोफेसर पद 1 अनरिजर्व, प्रोफेसर पद 1 ओबीसी, अनरिजर्व प्रोफेसर पद पर ओबीसी के 4 मेधावियों ने भी साक्षात्कार दिया था। सोचिए, जिनका चयन नहीं किया गया, जो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछले 14 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं दे रहे हैं। अनरिजर्व सीट के लिए भी ओबीसी के 4 कैंडिडेट थे। यही चारों मेधावी ओबीसी के प्रोफेसर पद पर भी साक्षात्कार दिए। उन्हें अयोग्य ठहराते हुए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और विभागाध्यक्ष कुमुद शर्मा ने उन्हें एनएफएस कर दिया। इस प्रचंड ब्राह्मणवाद को बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कुलाधिपति जगदीप धनखड़, कुलापति योगेश सिंह, विभागाध्यक्ष कुमुद शर्मा एवं डूटा के निर्वाचित सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सभी लोग आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, कार्यकर्ता एवं नेता है। तो इस तरह से सोचिए कि एनएफएस के बाद लोगों में गुस्सा है। खुद जो शिक्षा मंत्री हैं वो ओबीसी समाज से, उनको ये जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी अब ईवीएम के खिलाफ
30 की यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कहते एसएससी परीक्षा पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील। तो लगातार और 66% बिजनेसमैन भारत में जो धन्ना सेठ हैं वो बेईमानी करते हैं और ओबीसी लोग कहाँ हैं, सो सोचिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, गौरक्षा दल, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, श्री राम सेना, गायत्री परिवार, आर्य समाज, स्वाद परिवार, दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों में काम करते हैं ओबीसी के लोग। लेकिन ये कहाँ नहीं है वो समझिए। न्यायपालिका में नहीं है, सरकारी वकील नहीं है, विश्वविद्यालय में वीसी, लेक्चरर, प्रोफेसर नहीं है, केंद्र सरकार में सचिव नहीं है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं है, समानुपातिक डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी नहीं है, बड़ी कंपनियों में सीएमडी डायरेक्टर नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, मीडिया मालिक, संपादक, ब्यूरो चीफ नहीं है, एक भी बड़ा बिजनेसमैन ओबीसी नहीं है। फिर भी ओबीसी समाज की आंखें नहीं खुल रही है। मनुस्मृति वापसी हो रही है। जज कॉलेजियम से बनेंगे, आईएएस लेटरल एंट्री से, नौकरियां ठेके पर, सरकारी शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र निजीकरण हो रहा है। ये तमाम ट्राइबल आर्मी नाम के सोशल हैंडल ने लिखा है, इसको जरूर फॉलो कीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।